Hello students, this is a new chapter that is origin and evolution of life. इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस ख़त्म कर चुके हैं. ये हमारी थर्ड पार्ट है. In this we are going to study about modern synthesis theory. So let's see what it is. So students, we are studying modern synthesis theory of evolution. कि अब एक न्यू इवोल्यूशन की थ्योरी आई जो कि उसे हम लोग मॉडर्न मानते थे, सबसे लेटेस्ट वन. ओके, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ थ्रू सिंथेसिस ऑफ ऑल बायोलॉजिकल डिसिप्लिन student studies pertaining to genetical, ecological, anatomical, geographical, पैलेंटोलॉजिकल मतलब जो स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है वो, बाकी सबका मीनिंग हमें पता है, एक्सेट्रा वेर परस्यूड टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. Also, due importance was given to both mutations and natural theories. मतलब म्यूटेशन पे और नेचुरल सिलेक्शन की जो थियोरी हम लोग ने अभी पढ़े, इन दोनों को भी इम्पोर्टेंस दी गई. आर फिशर GBS हेल्डेन. ओके, नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज R. Fisher, B.S. Haldane, T. Dobzhany Sky, J. Hasley, E. Meyer, Simpson, Stebbins, Fisher, Sewall, Wright, Medal, T.H. Morgan, etc. are the main contributors of modern theory of evolution. अब इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, सब टॉपिक्स. एवरीथिंग इज़ थ्योरी, सो बी कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स. स्टेबिन इन हिज बुक डिस्कस्ड 5 की फैक्टर्स. स्टेबिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक बुक लिखा. ओके, और उसने उस बुक में उसने 5 की फैक्टर के बारे में डिस्कस किया. फर्स्ट फैक्टर था उसका gene mutation. Okay, second was mutation in the chromosome structure and number. Third was genetic recombination, natural selection, and the last was reproductive isolation contributed in the evolution of new species. जीन म्यूटेशन के बारे में हम लोग ने हमारे पिछले चैप्टर्स में पढ़े. म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ चुके. नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंट्रीब्यूटेड इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़. ये सारी चीज़ें स्टेबिन ने अपनी बुक में डिस्कस किया था. देन ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन. जितने भी इंडिविजुअल थे एक स्पीशीज़ के, सेम स्पीशीज़ के, ओके, एक पॉपुलेशन बनाते. कौन से स्पीशीज़? हर स्पीशीज़ मिल के एक पॉपुलेशन बना रहे. हमारे जो इन्वायरमेंट है, हम लोग ये पॉपुलेशन में हैं. हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होगी, एक्सेप्ट ह्यूमंस ऑल्सो. देर आर सम काइंड ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ जैसे डॉग्स, कैट्स, देन रैट्स. ये सारी चीज़ें सब मिला के वी क्रिएट अ पॉपुलेशन. ओके, all individual of some species constitute a population. The population occur in small groups. Population कहाँ हो रहा है? Small groups में occur हो रहा है. Of interbreeding population. Interbreeding मतलब एक species दूसरे species के साथ breed कर रहा है, उसे बोलेंगे interbreeding population. Such small interbreeding group of population
is referred as Mendelian population, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैंडल ने निकाला था. मैंडल ने उस कॉन्सेप्ट को निकाला तो उस कॉन्सेप्ट को उसी के नाम से रखे and it is called as Mendelian population. फिर नेक्स्ट में द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो भी टोटल जीन्स का इंफॉर्मेशन है encoded in some total of genes in the Mendelian population is called gene pool. इससे ये डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो भी टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन जीन्स का, उसे इन टुगेदर वी से एज जीन पूल. सिंपली gene pool means the total number of genes of all individual in a population, as I told you. Then the gametes produced by individual furnish a pool of gene. जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे एक इंडिविजुअल से, वो फर्निश करते हैं अ पूल ऑफ जीन, मतलब उसके अंदर पूरे जीन्स है. किसमें? गैमेट्स में, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय एन इंडिविजुअल. एंड दिस फर्निश अ पूल ऑफ जीन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन from which the genes will be selected. Then the migration of population effectively alter the gene pool. अगर population migrate हो रहा है तो वो directly and indirectly it will affect the gene pool. Okay? The gene pool also changes due to replacement. Gene pool change होते हैं due to replacement of one generation by another in the Mendelian population. Thus, any change in the gene pool affects population. Clear students कि कोई भी change होगा in a gene pool, it is going to affect population. Then, genes are arranged linearly on the chromosome. Linearly मतलब लाइन से. Genes are arranged linearly on the chromosome having definite position. Genes के अंदर हम लोग ने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़े, बेसिस के बारे में पढ़े, तो वो एक प्रॉपर पोजीशन पे होते हैं, एक डेफिनाइट पोजीशन पे होते हैं. तो दैट वही लिखा है कि जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम हैविंग डेफिनाइट पोजीशंस. अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से एवरी जीन दैट इन्फ्लुएंस अ ट्रेट हैज़ 2 अलील्स. इतना हमें पता है कि जीन का कॉपी होता है अलील. तो हर जीन जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी ट्रेट को, किसी कैरेक्टर को या किसी फैक्टर को, उसके पास 2 अलील्स होते हैं. ओके? द प्रोपोर्शन ऑफ एन अलील इन द जीन पूल टू द टोटल नंबर ऑफ अलील एट अ गिवन लोकस इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी. ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है. जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? The proportion of an allele in the gene pool to the total number of allele at a given locus is called gene frequency. Then, modern synthetic theory, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी के बारे में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इसके 5 मेन फैक्टर्स होते हैं दैट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 मेन कॉन्सेप्ट. 5 फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स, जो कि 3 मेन कॉन्सेप्ट में डिवाइड होते हैं. पहला है जेनेटिक वेरिएशंस कॉज्ड ड्यू टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन, recombination and migration. Second, we are going to study about natural selection.
And third and the last, we are going to study about isolation. And for explaining the evolution of species, फर्स्ट पार्ट में अब ये मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी एग्जाम्स में आएगा. सो इसमें यू हैव टू राइट दैट इट हैव 5 मेन फैक्टर्स दैट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन कॉन्सेप्ट. पहला है जेनेटिक वेरिएशन, सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन, and the third and the last is isolation. Okay, then first we are going to study about genetic variation. So what is genetic variation, students? Genetic variation मतलब क्या होता है? कोई भी वेरिएशन जो जीन्स में हो रहा है. ओके, कोई भी चेंजेस जो जीन्स में हो रहा है वो है हमारा जेनेटिक वेरिएशन. क्लियर? द चेंज इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज. जीन फ्रीक्वेंसी क्या था? ये स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने पढ़े थे. द प्रोपोर्शन ऑफ एन अलील इन द जीन पूल to the total number of allele at the given locus is called gene frequency. The change in gene and gene frequency is known as genetic variation, and genetic variations are caused by following factors. अगर क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे अकर होते हैं, ओके, या किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग ये सारे फैक्टर्स हम लोग उधर लिखेंगे. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जीन म्यूटेशन. ओके, देन उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी जीन रिकॉम्बिनेशन, फिर जीन फ्लो, देन जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर क्रोमोसोमल एब्रिब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट जब हम लोग जीन म्यूटेशन पढ़ते हैं तो जीन म्यूटेशन में क्या है कि जीन का म्यूटेशन हो रहा. ओके, वो होता है जीन. सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन. म्यूटेशन के बारे में हम लोग ने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि म्यूटेशन क्या है. अगेन वो लोग ने यहाँ पे रिपीट किए कि सडन हेरिटेबल अगर हो रहा है, सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं तो उसे बोलते हैं म्यूटेशन. म्यूटेशन कैन अकर इन द जीन. जीन में होते हैं म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम एंड इन क्रोमोसोम नंबर. म्यूटेशन कहाँ होते हैं? जीन में, क्रोमोसोम में और क्रोमोसोम नंबर्स में होते हैं. म्यूटेशन दैट अकर विद इन द सिंगल जीन. अगर म्यूटेशन हो रहा है सिंगल जीन में तो उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन. म्यूटेशन अकरिंग इन अ सिंगल जीन, then it is called as point mutation or gene mutation. This lead to the change in the phenotype of the organism. अगर सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका फिनोटाइप में थोड़ा चेंज आएगा, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा. दैट कॉजिंग व्हाट इज़ कॉल्ड वेरिएशन. वेरिएशन जब होता है वो कब होता है? किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंज आ रहा है, फिजिकली उसमें चेंज आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड वेरिएशन. दिस लीड्स टू द चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म causing what is called variation. ओके, देन उसके बाद फर्स्टली हम लोग ने जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़े. जीन म्यूटेशन में हम लोग क्लियर हो गए कि क्या क्या चीज़ें हैं. देन थर्ड हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में. ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्शुअली
reproducing organism during gamete formation. वर्ड्स जा रहे दिमाग में. In sexually reproducing organism during gamete formation, exchange of genetic material. क्या हो रहा है? Exchange of genetic material occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome. This is called crossing over. It produces new genetic combination which results in variation. क्रॉसिंग ओवर होता है. इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रहा है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है विच रिजल्ट इन वेरिएशन. ओके. देन फर्टिलाइजेशन बिटवीन अपोजिंग मेटिंग गैमेट्स. अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिटवीन एन अपोजिट मेटिंग गैमेट्स, दैट लीड्स टू वेरियस रिकॉम्बिनेशन resulting in the phenotypic variations causing changes in the frequencies of allele. क्लियर हुआ? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम लोग ने क्या पढ़े कि पहले क्रॉसिंग ओवर होता है. इट क्रॉसिंग ओवर के वजह से न्यू जीन्स कॉम्बिनेशन बन रहा है एंड इस कॉम्बिनेशन के वजह से वेरिएशन हो रहा है. अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ बिटवीन अपोजिट मेटिंग गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन बिटवीन अपोजिट मेटिंग गैमेट्स लीड्स टू, फर्टिलाइजेशन के वजह से क्या हो रहा है? वेरियस रिकॉम्बिनेशन रिजल्टिंग इन द फिनोटाइपिक वेरिएशन, physical changes causing change in the frequencies of allele. इसके वजह से क्या होगा? जो allele है उसमें भी changes आ रहा है. This is what genetic recombination. Then third है gene flow. Gene flow क्या है? Gene flow is movement of genes, okay, into or out of the population. Gene flow. Gene flow is movement. थोड़ा सा weird लग रहा है सुनने में, but gene flow जो है वो movement है. जीन का फ्लो होना. ओके, हम लोग ने पहले इसके बारे में पढ़े नहीं है उतने अच्छे से, क्योंकि ये वर्ड जो है जीन फ्लो ये यूज़ नहीं हुआ था. तो यहाँ पे देखो जीन फ्लो जो है इज़ मूवमेंट ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन. जीन मूवमेंट may be in the form of migration of organism or gametes. Gene movement may be in the form of migration. migrate हो रहा है. कौन हो रहे? organism हो रहे या फिर gametes हो रहे. dispersal of pollen और segments of DNA. सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे. रिमेंबर स्टूडेंट्स, तो ये टर्म यहाँ पे यूज़ होता है. ये जीन फ्लो को हम लोग ने पहले एज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे. ओके, देन जीन फ्लो ऑल्सो अल्टर्स जीन फ्रीक्वेंसी. क्लियर? जीन फ्लो के वजह से क्या होता है? जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अल्टरेशन हो रहा है, उसमें कोई रुकावट हो रही है, उसमें कोई चेंजेस हो रहा है. इट इज़ कॉजिंग इवोल्यूशनरी चेंजेस. और यहाँ पे जीन फ्लो जो कि जीन फ्रीक्वेंसी में अल्टर कर रही है, इस वजह से इवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं. क्लियर? देन
फोर्थ है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एनी रैंडम फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब अल्ट्रेशन, अभी पीछे पढ़े, इन allele frequency occurring in the natural population by pure chance is called genetic drift. For example, when the size of a population is severely reduced, अगर पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस होता है ड्यू टू द नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर्स एक्सेट्रा, पॉपुलेशन यहाँ कम होता है, लोग मर रहे लाइक कोरोना वायरस के वजह से यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन रिड्यूस हो रहा है, तो दैट यही लिखा है इधर कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब पॉपुलेशन कम होता है, कब हो रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर्स के वजह से, जैसे अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, फायर्स है एक्सेट्रा, दे कॉज एलिमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर अलील फ्रॉम अ पॉपुलेशन। क्लियर, एलिमिनेशन होगा उधर एक पर्टिकुलर अलील का फ्रॉम अ पॉपुलेशन। स्मॉलर पॉपुलेशंस हैव ग्रेटर चांस फॉर genetic drift. Clear? It will result in the change in the gene frequency. यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहे हैं। Genetic drift is also an important factor for evolutionary changes. ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तक हम लोग ने 4 फैक्टर के बारे में पढ़े। फर्स्ट फैक्टर कौन सा था हमारा, जीन म्यूटेशन। सेकंड था जीन रिकॉम्बिनेशन। थर्ड था जीन फ्लो। फोर्थ है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। इसमें हम लोग और सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके अंदर और भी 4 टाइप होते हैं, तो हम लोगों को ये वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो क्रोमोसोमल एब्रिविएशन है, जो क्रोमोसोम्स में एब्रिविएशन है उसमें क्या होता है, हम लोग ने पहले पढ़ चुके क्रोमोसोम के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तब। द स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है या जो उसका मॉर्फोलॉजी है उसमें चेंजेस हो रहे हैं क्रोमोसोम में ड्यू टू डी अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रिविएशन. It changes the gene's arrangement, order or sequence that result in the variations. यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई, दिमाग में फिट करो। एब्रिविएशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर स्ट्रक्चर में या मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रही है। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन में हम लोग क्या पढ़े, द स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज, स्ट्रक्चर में और मॉर्फोलॉजिकल जो चेंज हो रहा है, मॉर्फोलॉजी मतलब फिज़िकली बाहर का एक्सटर्नल अपीयरेंस उसके बारे में, या फिर क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसके वजह से क्या होता है हम लोग पढ़ चुके डिजीज़ेस के बारे में। तो क्रोमोसोम में अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। पहले के लोगों का मानना था कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो जीन्स के ही वजह से हुआ है। ओके, एंड व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, हम लोग मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी स्टडी कर रहे हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने सारे पॉइंट्स क्लियर किए। इसको सिर्फ एक जन ने नहीं बनाया, इसको पूरे के पूरे जनों ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी रिसर्च करके बनाया, कोई एक साइंटिस्ट नहीं है इसका। तो फिर हम लोग फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं जेनेटिक वेरिएशन, कि जो जीन्स में वेरिएशन आए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला था जीन म्यूटेशन, फिर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिर है जीन फ्लो,
फिर हम लोग ने जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़े। नाउ वी आर स्टडिंग क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है हम लोग को वो समझा। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन अकर ड्यू टू, क्रोमोसोमल एब्रेशन होता क्यों है, क्यों क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी चेंजेस में मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है, या क्यों रीअरेंजमेंट हो रहा है क्रोमोसोम का। ये सारी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ढूंढते हैं कि ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है व्हाई इट इज़ हैपनिंग। ओके, तो पहला है डिलीशन, लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम क्रोमोसोम। अगर डिलीट हो रहे क्रोमोसोम जीन में से तो वो हो गया डिलीशन। हम लोग ने ये चीज़ पहले पढ़े हैं। डिलीशन मतलब लॉस ऑफ जीन फ्रॉम क्रोमोसोम। देन नेक्स्ट आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, जीन्स आर रिपीटेड और डबल्ड इन नंबर ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर ही जो जीन है हमारा वो या तो रिपीट हुआ है या तो डबल हुआ है। हम लोग ने ऐसे डिजीज़ेस के बारे में पढ़े थे पहले, राइट। जो जीन है वो रिपीट हुआ है या फिर डबल हुआ है इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया डुप्लीकेशन। थर्ड है इन्वर्जन। थर्ड इज इन्वर्जन, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। एक पर्टिकुलर सेगमेंट क्रोमोसोम का लेते हैं, अगर वो ब्रोक हो गया मतलब टूट गया एंड गेट्स रीअटैच्ड, ये नीचे लिख दिया मैंने बट ये गेट्स इसके बाद में ही है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट है क्रोमोसोम का, इफ़ इट इज़ ब्रोकन एंड गेट्स रीअटैच्ड, रीअटैच्ड मतलब वापस अटैच्ड हो रहा है टू द सेम क्रोमोसोम इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। अगर एक कोई चीज़ टूट गई है और वो अगर हम लोग वापस जोड़ रहे हैं उस जगह को, पर हम लोग उल्टा जोड़े, उल्टा करके, इन्वर्टेड पोजीशन, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। तो अगर क्रोमोसोम ब्रेक हुआ फिर वो रीअटैच भी हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसकी पोजीशन है वो इन्वर्टेड है और ड्यू टू ट्विस्ट या फिर ट्विस्टेड है। देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। जो जीन का कॉम्प्लीमेंट है, जीन का जो स्ट्रक्चर है वो ना लॉस हुआ ना तो गेन हुआ, तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं इन्वर्जन। क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट में क्या पढ़े, डिलीशन पढ़े, सेकंड में हम लोग पढ़े डुप्लीकेशन, पर दोनों में फर्स्ट में लॉस हुआ सेकंड में ऐड हुआ, पर इन्वर्जन में नो लॉस और गेन। क्लियर हुआ इन्वर्जन। देन आता है हमारा लास्ट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और अ सेट ऑफ जीन टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोजिशन करना, ट्रांसलेट करना ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के पार्ट को ट्रांसफ़र करना, और अ सेट ऑफ जीन्स टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जहाँ पे जीन्स डिफरेंट है। ओके, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जहाँ पे डिफरेंट जीन एग्जिस्ट करते हैं, उस जगह पे ट्रांसफ़र करना, इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इट इज़ affected naturally by the transposons present in the cells। ये naturally ये अपने अंदर सेल के अंदर चेंजेस लाएगी। अगर जीन ऑब्वियसली ट्रांसलेट करेगा अपने आप को तो सेल के अंदर तो चेंजेस हो गई, तो इट इज़ नेचुरल चेंज हो रहा है, ये नेचुरली अफेक्ट कर रही है। इसमें कोई
चीज़ इन्वॉल्व नहीं है जिससे ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस हो रहा है और ये नेचुरली सेल को इफ़ेक्ट कर रही है बाय अ ट्रांसपोजॉन्स. ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट इन द सेल. ये हो गया हमारे 4 स्टेप: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन. देन अब यहाँ पे देखते हैं. ओके, डिलीशन में क्या दिया है? देखो, A B C D E F G H. अब अगर ये D हट गया तो क्या होगा? A B C E F G H. यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट. क्लियर? क्रोमोसोम का सेगमेंट ही लॉस हो गया ना, तो ये क्या है? डिलीशन. अब अगर डुप्लीकेशन देखेंगे तो देखो, A B C D E F G H. जब सेगमेंट रिपीट होता है तो वो होता है डुप्लीकेशन. तो A B C B C B C 2 बार रिपीट हुआ. ये वाला सेगमेंट रिपीट हो रहा है, इधर इमेज में दिख रहा है सामने. तो ये क्या है? डुप्लीकेशन, रिपीट ऑफ अ सेगमेंट. एक सेगमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है. A B C फिर D E F G H. जबकि B C इज़ ओनली अ सिंगल सेगमेंट, बट यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है. एज इट्स ओरिजिनल से वो डुप्लीकेट हो रहा है. ओके. इन्वर्जन में क्या होता है? उल्टा लगते हैं, इन्वर्ट होते हैं, उल्टे हो जा रहे हैं. रिवर्सेस अ सेगमेंट. तो यहाँ पे नॉर्मल में क्या है? A B C D E F G H. जब इन्वर्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है? पूरा सेगमेंट उल्टा हो गया. अब क्या हो रहा है? A D C B E. क्लियर? पूरा उल्टा लगा. देन F G H आगे कंटिन्यू हुआ. फिर ट्रांसलोकेशन में क्या है? A B C D E F G H. ओके. यहाँ पे क्या आ रहा है? मूव सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर. अब यहाँ पे नॉर्मली A B C आना चाहिए, बट पता नहीं यहाँ पे किसी और का सेगमेंट आ गया जो कि है MNO. यहाँ पे A B के जगह पे कौन सा सेगमेंट आ रहा है? MNO. तो ये क्या आ रहा है? किसी और का आ रहा है, ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया. ABC कहीं और चले गया और उसकी जगह पे MNO आ गया. तो ये हो गया अपना ट्रांसलोकेशन. सो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्रोमोसोमल एब्रिएशन कंप्लीट होता है. ओके. जो फर्स्ट पार्ट था हम लोग जो जेनेटिक वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे थे वो अब इधर कंप्लीट होता है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. वो टॉपिक भी छोटा है और कंप्लीट भी हो जाएगा, बहुत इजी है. नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम लोग पढ़े ना अभी. ओके. अभी सेकंड टॉपिक कौन सा था हमारा? नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या पढ़े थे? कौन बताया था नेचुरल सिलेक्शन? डार्विन बताया था. तो अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन. ये चीज़ क्लियर हो गई. दिस होल्ड्स दैट जेनेटिक वेरिएशंस राइज विद इन द पॉपुलेशन. फिर उसके बाद द फिटेस्ट विल बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग देन द रेस्ट एज द फिट and continues to enjoy greater survival and reproductivity. New species will eventually evolve. हम लोग ने क्या पढ़े थे पहले कि अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन जो है, किसी चीज़ का अगर नेचुरली सिलेक्शन हो रहा है तो वो मेन ड्राइविंग फोर्स है. क्योंकि अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा. तो natural selection is the main driving force behind the evolution. This holds that genetic variation, जो genes में variation हुआ है,
दैट राइज विद इन द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन के वजह से ही हो रहे हैं ना चेंजेस स्टूडेंट्स। अगर पॉपुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं हो, पॉपुलेशन एकदम अच्छे से हो, तो क्या जीन्स में वेरिएशंस हो पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे। दिस होल्ड्स दैट जेनेटिक वेरिएशन राइज विद इन द पॉपुलेशन। क्लियर? एंड उसने क्या बताया कि जो भी फिटेस्ट रहेगा, जो हेल्दी है और जो फिट है, वही इंसान आगे सरवाइव करेगा, वही ऑर्गेनिज्म आगे सरवाइव करेगा। और जो फिटेस्ट नहीं है, वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को नहीं ढाल रहा है, तो वो वाला इंसान जो है वो आगे जाएगा ही नहीं, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा। सो व्हाट ही टोल्ड, the fittest will be at the selective advantage and will be more likely to produce offspring than the rest, as the fit continues to enjoy greater survival and reproductivity. New species will eventually evolve. Alternatively, natural selection is the process by which better adapted organisms grow and produce more number of offspring in the population. Okay? Then it brings about evolutionary changes by favoring differential reproduction of genes that brings about changes in gene frequency from one generation to next generation. तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके वजह से बेटर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि बेटरली अडेप्ट कर रहा है, ऑर्गेनिज्म अच्छी चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। जो कि फिटेस्ट है वो ग्रो करेगा एंड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द पॉपुलेशन। फिर इस वजह से क्या होगा? इट ब्रिंग्स अबाउट इवोल्यूशनरी चेंजेस, मतलब इवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है बाय फेवरिंग डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है ना, तो क्यों पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन के वजह से ग्रो कर रहा है। रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जीन्स में भी डिफरेंस हो रहा है, तो दैट ही यही बोल रहा है ये नेचुरल सिलेक्शन के it brings about evolutionary changes by favoring differential reproduction of genes that bring about changes in gene frequency from one generation to the next generation. Then क्या पढ़ना है हमने? ये पढ़ लिया इसके बारे में, नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। देन सिलेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल म्यूटेशन lead to the mutation balance, in which allele frequency or harmful recessive remain constant generation after generation. Clear? Then natural selection encourages those gene or trait that assure highest degree of adaptive efficiency between population and its environment. क्लियर स्टूडेंट्स के नेचुरल सिलेक्शन जो है इट एनकरेजेस दोज जीन, वो जीन को एनकरेज कर रहे हैं या वो ट्रेट को एनकरेज कर रहे हैं दैट एश्योर हाईएस्ट डिग्री ऑफ अडेप्टिव एफिशिएंसी बिटवीन पॉपुलेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, अगर इंडस्ट्री में मेलानिज्म है या फिर कुछ डिफरेंसेस है, is one of the best example for natural selection. Then in Great Britain, before industrialization before मतलब 1845 की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रे वाइट विंग्ड मॉट, एक मॉट था, ओके, जो कि ग्रे कलर का था, वेर मोर इन नंबर देन ब्लैक विंग्ड मॉट। इतना समझा कि 1845 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो ग्रे वाइट विंग्ड जो मॉट था, मॉट मतलब पिस्टन बेटेलोरिया
या फिर वी कैन से अ बटरफ्लाई। टेक्स्ट बुक में इमेज है, मैंने यहाँ पे इमेज नहीं डाला है, तो वो इमेज टेक्स्ट बुक से देख लेना। तो वो जो था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रे वाइट विंग्ड मॉथ वेयर वाइट वाले मॉथ ज़्यादा थे और ग्रे वाले जो थे, ब्लैक वाले जो थे वो कम थे। ओके, वाइट वाले को क्या बोलते हैं? बिस्टॉन बेटुलेरिया, और ब्लैक वाले को बोलते हैं बिस्टॉन कार्बोनेरिया। इतना क्लियर हुआ कि ग्रे वाले ज़्यादा थे और जो वाइट वाले थे वो कम थे। ओके, देन दिस मॉथ आर नॉक्चुरल एंड ड्यूरिंग डे टाइम दे रेस्ट ऑन ट्री ट्रंक। ये मॉथ क्या थे? नॉक्चुरल थे, मतलब वो लोग नेक्टर को सक करते थे। और डे टाइम में वो लोग रेस्ट करते थे ऑन अ ट्री ट्रंक। वाइट विंग्ड मॉथ कैन कॉन्फ्लेज, कॉन्फ्लॉज मतलब हाइड इन द बैकग्राउंड well with the lichen covered trees that help them to escape from the predatory birds. On the other hand, the black winged moth resting on lichen covered tree trunks were easy victims for the predatory birds and their number was reduced. During industrial revolution, large number of industries came up in Great Britain. These industries released black sooty smoke that covered and killed the lichens growing on trees and turned the tree black due to pollution. इतना समझा कि पहले क्या हुआ था कि जो वाइट वाले थे, वाइट वाले फ्लाइज थे, ये जो वाइट विंग्ड मॉथ थे, वो लोग बैकग्राउंड में हाइड कर लेते थे और लीचन उन्हें कवर्ड कर लेता था। लीचन जो एक होता है ना प्लांट में, तो वो लीचन में वो लोग कवर हो जाते थे और वो लोग छुप जाते थे बर्ड्स से। बर्ड्स को लगता था ये मॉथ नहीं है, लीचन्स है। ओके, फिर जो ब्लैक वाले थे, जब वो लोग ग्रीन कलर के लीव्स पे बैठते थे तो वो लोग एकदम पॉपअप होके आते थे, और जो प्रीडेटर बन जाते थे, वो लोग खाना बन जाते थे दूसरे बर्ड्स का, तो बर्ड्स आके उन्हें खा जाते थे। फिर उसके बाद ऐसे करते करते जो ब्लैक वाले थे उनका पॉपुलेशन एकदम कम हो गया और जो वाइट वाले थे उनका पॉपुलेशन बढ़ गया। क्लियर? फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ ग्रो होने लगी, मतलब इंडस्ट्री का दौर आ गया, एक पार्ट आ गया इंडस्ट्रीज़ का कि जहाँ पे अब इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, तो लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ केम अप इन ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आए। ओके, ये जो इंडस्ट्री थी ये ब्लैक सूती स्मोक को रिलीज़ करती थी, जिसके वजह से सारे लीचन्स जो के ट्री पे ग्रो होते थे वो लोग वो लोग मर गए। एंड देन टर्न द ट्री ब्लैक ड्यू टू पोल्यूशन, और जो ट्री था वो ग्रीन से ब्लैक हो गया, इतना ज़्यादा वो लोग स्मोक रिलीज़ करते थे इंडस्ट्रीज़। ओके, फिर उसके बाद दिस चेंज become an advantage to the black-winged moth that camouflaged well with the black tree trunk and their number increased. अब जब ये एडवांटेज हो गया ब्लैक विंग्ड मॉथ के लिए, अब वो लोग कॉम्फ्लेज कर सकते। कॉम्फ्लेज मतलब अपने आप को हाइड कर सकते। कहाँ हाइड करेंगे? ब्लैक ट्री ट्रंक में, एंड यहाँ पे उनका नंबर भी इंक्रीज़ होगा। ओके, देयर नंबर ऑल्सो इंक्रीज्ड। और जो वाइट विंग्ड मॉथ थे दे बिकेम विक्टिम टू प्रेडेटरी बर्ड्स। ब्लैक ट्री पे वाइट कलर का मॉथ बैठेगा तो वो बर्ड्स तो उन्हें देख लेंगी, राइट? तो ये जो वाइट विंग्ड मॉथ थे दे बिकम विक्टिम्स टू प्रेडेटरी बर्ड्स ड्यू टू विच देयर नंबर रिड्यूस्ड।
Now white moths are reduced and the black moths can in population increase हो गया. Thus, natural selection has resulted in the establishment of a phenotypic traits in changing the environmental conditions. क्लियर हुआ ये लाइन? इससे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इट रिजल्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फिनोटाइपिक ट्रेट, कि नेचुरली इन जो ट्रेट है वो कैसे चलना चाहिए. पॉपुलेशन जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे ट्रेट बनते हैं. ओके, तो उनके हिसाब से ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से हमारा जो फिनोटाइपिक ट्रेट्स है वो स्टेब्लिश होता है. और ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में वी गॉट दैट प्रूफ. तो यहाँ पे अब हम लोग वीडियो स्टॉप करते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ आइसोलेशन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.